नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड मार्केट अड्डा में। और ये हफ्ता और इससे पिछला वाला हफ्ता, फिर उससे पिछले वाला हफ्ता, लगातार 4-5 हफ्ते मार्केट के लिए बहुत खास है। 1 जून से रिजल्ट आया होगा उसके आसपास, वहाँ से लेकर के आज तक अगर जोड़ें तो आप 5 जून से ले लीजिए। चलिए 5 से 5 1 महीने के अंदर मार्केट ने न सिर्फ न्यू हाई लगाया, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जायंट, उन्होंने भी आउट परफॉर्म किया है और बहुत ज़बरदस्त रैली मार्केट में बनी है। आप ये देखिए, करीब निफ्टी जो है 7.5% चल चुका है जून से अब तक। अभी 4-5 दिन हुए इस महीने के। चाहे निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखें, तो एक धारणा बनी कि इस बार लार्ज कैप ने मार्केट को लीड किया, लेकिन फैक्चुअली ये गलत है। लीड तो मिड कैप ही कर रहे हैं। 11% की रैली है मिड कैप में और 13.5% की है स्मॉल कैप में। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता होगा, एक खास ब्रोकरेज हाउस को हमेशा लगता है कि मिड कैप बहुत महंगे हैं, उनको गिर जाना चाहिए, स्मॉल कैप में नहीं तेज़ी होनी चाहिए। वो हर बार उनको बीट करते हैं। तो थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि इस मार्केट में इतनी बड़ी रैली क्यों बन रही है। और अब उसमें बड़े स्टॉक भी शामिल हैं। रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, इन सब ने पिछले 1 महीने में बहुत कंट्रीब्यूट किया और बहुत बड़ी रैली बनी है। अब ये प्री बजट रैली है, कमज़ोर मैंडेट वाली सरकार को सेलिब्रेट करने वाली रैली है, मजबूत विपक्ष वाली रैली है। कौन सी रैली पता नहीं अभी, लेकिन रैली है और बहुत ज़बरदस्त रैली है, अक्रॉस द बोर्ड है। डिफेंस स्टॉक आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जितना भी MBA में आपने पढ़ा हो ना, सब भूल जाएंगे आप। इतनी ज़बरदस्त रैली डिफेंस में चल रही है और रोज़ चलती है। रोज़ हमें लगता है कि अब नहीं चलनी चाहिए, अब और आगे बढ़ते हैं। इवन रेलवे का स्टॉक देखिए आप, 30 रुपये वाला RVNL कहाँ पहुँच गया, 500 रुपये के आसपास। इस तरह की तेज़ रफ्तार से मार्केट चल रहा है। आज डिकोड करते हैं इसको कि जून फर्स्ट वीक में जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, उसके बाद से और तेज़ी रफ्तार पकड़ ली मार्केट ने। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इसके पीछे फंडामेंटल्स हैं? और हर बार ज़्यादातर लोग गलत पढ़ते हैं कि अब नहीं चलेगा या अब थोड़ा रुक जाएगा, थम जाएगा, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस बीच मौके का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे प्रमोटर, PE फंड माल बेच भी रहे हैं, लेकिन उससे भी किसी को डर नहीं। हाथों हाथ 5,000 करोड़ का माल एक झटके में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी इस बाज़ार की स्ट्रेंथ है। इसी को आज चर्चा में समझते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमेशा की तरह रोज़ वाले हैं, जो हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। आज थोड़ा सेटअप चेंज है ना, आज पॉडकास्ट टाइप का सेटअप है। तो अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप सब लोग जानते हैं, पाइपर सेरिका के CIO और फंड मैनेजर हैं। अरुण मल्होत्रा जी हैं, एक और बड़ा फंड चलाते हैं। और अभिषेक अग्रवाल को तो आप जानते ही हैं। इसके साथ ही मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी थोड़ा दूर हैं हमारे से, हमारे स्टूडियो में नहीं है, लेकिन मनीष जी के विचार बिल्कुल हम लोगों के करीब रहेंगे। तो मनीष जी से भी चर्चा होगी। और मैक्रो मोज़ेक के हेड है वो, मनीष डांगी सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखने के लिए एडवांस में इनविटेशन है कि आज रात में देखिएगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो शुरुआत की जाए। आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा मार्केट में हो क्या रहा है, क्यों इतनी बड़ी रैली बन रही है। देखिए, इसको थोड़ा पीछे से देखें। जब इलेक्शन के समय से, इलेक्शन के 1-1.5 महीने पहले से अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट था। FPIs की आपको याद होगा, काफ़ी सेलिंग थी इलेक्शंस के पहले। और तब हम चर्चा भी करी थी कि FPIs जो बेच रहे हैं वो इसलिए नहीं कि वो मार्केट से पूरा निकल जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। एक डर है उनके मन में कि इलेक्शन का रिजल्ट अगर ठीक नहीं आया, एडवर्स आया, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में। तो थोड़ा पोजीशंस अपनी लाइट कर ले। तो एक तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन भी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, पर उसके बाद एक बहुत जल्दी एक क्लैरिटी आई, सर्टेनिटी आई कि हाँ, ये सरकार वही है, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी वही हैं, कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। तो जो अगले 5 साल का जो पॉलिसी डायरेक्शन है सरकार का, जो पहले था वही रहेगा, कोई बड़ा उसमें चेंज नहीं होने वाला है। और जो बजट भी है वो भी इकोनॉमी फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया है, और अभी पिछले महीने से FPIs फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये जो एक रैली हुई है, ये कैचअप रैली की तरह है। जो पहले रुक गई थी वो वापस स्टार्ट हो गई है। अब इसमें श्योरली कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने नाम भी लिया, जो ज़्यादा तेज़ी से भागे हैं, और कुछ हैं अब जो कैचअप कर रहे हैं। जैसे रिलायंस की आपने नाम लिया, काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, अब वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो मुझे लगता है ये रैली जो है
सस्टेन करेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा शार्प करेक्शन यहाँ से आएगा। तो इस रैली का बस यही है कि जो कैचअप रैली है, जो अंडर एलोकेटेड इन्वेस्टर से इलेक्शन का वेट कर रहे थे, सरकार बनने का वेट कर रहे थे, तो अब वो थोड़ा प्रीमियम दे रहे हैं उस वेटिंग का और उस कॉशियस स्टैंस का। वेट करने का कीमत। वेट करने की कीमत, जिन्होंने पहले ले लिया, जो नहीं घबराए थे या जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, जिन्होंने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं किया, उनको पूरा फायदा है। 15% मेरे ख्याल से ऊपर है मार्केट 4 जून से, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और तब से लेके अब तक। तो जो इन्वेस्टेड था उसको पूरा फायदा मिला है, और जो वेट कर रहा था सर्टेनिटी की, वो सर्टेनिटी की थोड़ी प्रीमियम दे रहा है। तो बस इतना ही हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ मार्केट में एनालिसिस कुछ करने की खास ज़रूरत बदला है। नहीं। कुछ खास बदला नहीं है, बदला नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि मार्केट इस बात का प्रीमियम दे रहा है कि जो था सरकार के लेवल पे वही है अभी भी, ओके वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, मनीष जी को लेके आए स्कीम। मनीष जी, सरकार का टेक्सचर बदला है थोड़ा सा, सरकार तो नहीं बदली। इवन इस बार तो मिनिस्ट्री भी सब एकदम वैसी ही रखी है, सारे मिनिस्टर्स वैसे ही हैं, तो वहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ है। मार्केट में जो ये तेज़ी बन रही है, जो इतनी बड़ी रैली हम देख रहे हैं, आप लार्ज कैप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, मिड कैप भी पार्टिसिपेट करें, क्या रीज़न आपको लगता है, और क्या इसमें थोड़ा बहुत डरना चाहिए लोगों को? नीरज, मेरे ख्याल से ग्लोबल खुशी है ये, सभी जगह सारे मार्केट्स, आई मीन यूएस भी ऑल टाइम हाई पे है, 4.5-5% ऊपर एक सवा महीनों में। सो आई थिंक वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लोकल की जगह ग्लोबली सारे मार्केट एकदम रेजिंग बुल मार्केट मोड में हैं। तो जनरल खुशी है सब जगह, गोल्डीलॉक जैसा सेटअप है। अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट यूएस में भी इस बार भी कई लोग जो मंदेड़िए थे एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं आए हैं, तो समथिंग सिमिलर इंडिया में ऐसा कुछ खास ना पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज है। बट एक जो इन द रन अप टू इलेक्शन एक डर था कि शायद पॉलिसी लैंडस्केप चेंज होगा, वो सर्टेनली गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है। अभी तो फॉर्म के सब्सटेंस तो पता नहीं है हमको, लेकिन फॉर्म में कि देखो मिनिस्टर भी वही रखे हैं, स्पीकर भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है। एक जनरल एक मैसेज जो रिले किया जा रहा है मार्केट को कि मोटा मोटी जो पॉलिसी आर्किटेक्चर रहेगा वो समान रहेगा। तो इसलिए इंडिया का कुछ नेगेटिव नहीं है, और ऐसा जैसा बहुत शॉर्ट्स थे फिरंगियों के, तो वो अनवाइंड हुआ है। तो दैट इज व्हाई यहाँ का जो लार्ज कैप है वो कैचअप कर रहा है। एचडीएफसी एयरलाइंस ये सब जो है वो इसलिए कैचअप कर रहे हैं। तो आई थिंक बेसिक बेटा जो आ रहा है, जो बेस बन रहा है, वो ग्लोबल है, और छोटे मोटे जो इंडियन नुआंसेस थे जो नेगेटिव लग रहे थे वो एक्चुअली नेगेटिव टर्न आउट नहीं हुए, तो उसका अनवाइंड हो रहा है। तो इसलिए 1-2% इंडिया का रिटर्न बेहतर है। कुछ लोग ये भी आशंका लग रही थी कि चूंकि सरकार इतनी स्ट्रांग बन के नहीं आई है, तो हो सकता है कि आगे जाते हुए कुछ डिसीजंस में इम्पैक्ट दिखे, कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स भी ले, या डिसीजन उतने स्ट्रांग ना हो। क्या वो डर खत्म हो गया है? जैसे महाराष्ट्र का भी अगर आप बजट देखेंगे तो मतलब ये तो लग ही रहा है कि जो हमने अपने साल भर से बात कर रहे हैं कि पॉलिसी पिवट तो फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंडिया के अंदर दो ही चीजें हैं, रेवड़ी वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि ओवरऑल खर्चा तो लिमिटेड है। अब उसको आप इंफ्रा में स्पेंड कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेंड कर सकते हो। बहुत बड़ा लेवरेज इंडियन गवर्नमेंट के पास में आज नहीं कभी नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट का रोल पॉलिसी में ज्यादा होता है और खर्चे में कम होता है। तो अगर रीडिंग द टी लीव्स अगर देखें कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, मेरे ख्याल से एक जनरल माहौल यही है कि इलेक्शन का जो मैंडेट है वो इतना क्लियरली प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। थोड़ा दुख जो है वो बाहर आया है मैंडेट में। और आई थिंक कोई भी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन जो मोदी जी हैं वो उसको एड्रेस करेंगे। तो मेरा ख्याल यही है कि पॉलिसी में पिवट तो आएगा, जो वनिस्पत एक लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इस बजट में होगी, मेरे को लगता है ऐसा। ओके, तो बजट एक बड़ा इवेंट होगा, अभी हम लोग उस पर बात भी करेंगे। मल्होत्रा जी, आपको क्या रीडिंग है इसकी, भाई क्यों इतना तेजी बन रही है? आई थिंक जैसे अभय जी और मनीष जी ने कहा, हाँ, सबसे बड़ी पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है, दैट्स द मेन फैक्टर। और आपके पास अब 5 साल का रनवे है। सब लोग सोच रहे थे कुछ ब्रेक आ सकता है, कुछ अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी अब खत्म हो गई है। और सारे मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो एलोकेशंस आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सेम है। तो उससे क्या है, जो जो लोग रुके हुए थे वो थोड़ा सा नाउ दे आर एक्चुअली कमिंग बैक टू द मार्केट।
प्लस मुझे लगता है जो फोकस है वो अब लार्ज कैप्स पे जो कि अंडर वैल्यूड थे, जहाँ पर नहीं था वहाँ पर ज़्यादा शिफ्ट हो गया। तो लास्ट 1 महीने में देखेंगे अगर आप, अदर देन आई थिंक द डिफेंस स्टॉक्स, जो मेजर एक्टिविटी रही है वो HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस जो IT सेक्टर सब लोग ना कर रहे थे, वो भी 20% एक साल में ग्रोथ दे गया। तो अच्छा एक मिनट रोक रहा हूँ, किसी को पी की चिंता नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा बाजार का, सस्ता हुआ कब था? हमें है चिंता। आपको है ना? अभी रुक जाओ, आता हूँ मैं आपके पास। रिलायंस कभी सस्ता हुआ था क्या? कि बहुत सस्ता मिल रहा था इसलिए कैचअप रैली बन गई? इन्फोसिस तो गिरा ही नहीं। देखो ये जो लार्ज कैप्स थोड़ा फिर भी आप ओवर पे कर सकते हो, बट सबसे बड़ा रिस्क होता है स्मॉल और मिड कैप में, उनको ओवर पे करने का। अभी कर रहे हैं। वो लोग ओवर पे कर रहे हैं, वो ठीक है, जब तक ये चलेगा, ये ट्रेड चलेगा, बट वहां पे रिस्क बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं लास्ट वीक बार भी कह के गया था, रिस्क बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी तेजी आ रही है। नहीं तो एज ए इन्वेस्टर, एस्ट्यूट इन्वेस्टर, आपको क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तेजी आ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, बट अगर आप थोड़ा टाइम होराइजन आप लंबा करेंगे, 6 महीने साल का, तो मुझे लगता है आपकी स्मॉल कैप मिड कैप में आपकी जो रिटर्न आप पीछे से एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं 30% बनेगा, वो बिल्कुल नहीं बनेगा और शायद नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल लग रहा है। या ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में हम देखते हैं हमको लार्ज कैप सस्ता लगने लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जगह फ्रॉथ है, कहीं ना कहीं ओवर एक्सेसिव वैल्यूएशन है। ये दो तरीके से करेक्ट होती है, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। टाइम तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है, 6 महीने साल में और नीचे जाता जाएगा, बट इन द शॉर्ट टर्म अगर आप मेरे से पूछें तो प्राइस करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। क्या ट्रिगर करेगा इवेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, और हमेशा कोई ना कोई इवेंट आ ही जाता है। बट ये जो वैल्यूएशंस हैं और ये जो हो रहा है मार्केट में, इतनी छोटी छोटी कंपनीज इतनी ज़्यादा वैल्यूएशंस पे, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके कुछ भी पे कर रहे हैं, वो मार्केट में कभी चल नहीं पाती है, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो पाती है। ये इस सवाल को दूसरी तरह रखता हूँ। अगर आप लार्ज को छोड़िए, मिड कैप स्मॉल कैप का पूरा यूनिवर्स लीजिए, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो 4000 स्टॉक चल रहे हैं, 300-400 मैक्सिमम होंगे, वही ड्राइव कर रहे हैं, वही रही चल रहे हैं। ये फेनोमेना पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी वही 6-7 स्टॉक मिल के 5500 खींच दिया S&P को, लेकिन लोग खरीद रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि देखिए डिफेंस में बहुत बड़ा पैसा जा रहा है, एक एक दिन में 15% स्टॉक जो चलता है, वो 200 रुपये वाला स्टॉक 3000, 4000, 5000, मैंने बताया 30 रुपये का RVRNL 500 रुपये का है। तो किसी को दिखता है महंगा कि नहीं महंगा, फंड मैनेजर को क्यों नहीं दिखता है कि महंगा है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये महंगाई जो स्टॉक में है, ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रही है फंड मैनेजर्स को जो लगातार बाइंग कर रहे हैं? नीरज जी, मुझे लग रहा है कि फंड मैनेजर्स फोर्स्ड हो रहे हैं बाई करने के लिए, बिकॉज जितने फंड मैनेजर्स ने लास्ट 6 महीने में यह कैश कॉल लिया है, वो सब के सब गलत हो गए। एंड मार्केट में मेरे हिसाब से एक फोमो वाली फीलिंग है। फोमो किस तरह से होती है कि आपको ये पता चल जाए कि 1 महीने बाद आपका वो स्टॉक 20% ऊपर हो जाए, तो वो आप देखने के लिए तैयार नहीं हो कि आपने उसमें पार्शियल एग्जिट ले लिया, वो स्टॉक चल गया। सो नोबडी इज प्रिपेयर्ड टू सी दैट काइंड ऑफ लॉस, विच इज अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो किसी को कैश में रहना नहीं है, और क्योंकि मार्केट इस तरह की तेजी पकड़ के काम कर रहा है, तो सबको लग रहा है कि भाई हर महीने पैसे बन रहे हैं, तो फिर किसी भी महीने में हम क्यों कोई सेविंग रखें। सो पीपल आर नॉट ट्राइंग टू टाइम, दे आर जस्ट सिंपली डिप्लॉइंग वॉट एवर दे हैव इन द मार्केट। एंड वो अगर हम इंस्टीट्यूशनल के रूट से देखें तो फंड मैनेजर इज नोबडी बट एल्स टेकिंग द मनी फ्रॉम सच चैनल्स, और वो इनको डिप्लॉय करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें SIP का जो डेटा है हमें जो हर बार दिख रहा है, हर साल सालाना बाय सालाना जिस तरह का SIP का ग्रोथ हमारे देश में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सो अब ये क्वांटम भी छोटा नहीं रहा। एक ज़माना था जब 7-8 हज़ार करोड़ की SIP होती थी, अभी आप 20-20 हज़ार करोड़ की SIP मंथली बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, $3 बिलियन के आसपास का नंबर अब आ गया है जो महीने की है, तो ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। एंड वो भी मार्केट को संभाले हुए है। पर सबसे बड़ा रीज़न अगर मुझे लगे कि मार्केट में, डिस्पाइट हम में से बहुत जनों ने पहले भी कहा है कि मार्केट हेवी लग रहा है, मार्केट एक्सपेंसिव है एंड डरना चाहिए हमें, फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, वो इसलिए है देयर इज अ एब्सेंस ऑफ अ रिलेटेबल रीजन टू सेल। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली कुछ तो सामने दिखे जो ऐसा दिखे कि हमें ये रीजन दिख रहा है, इसलिए हमें बेच देना चाहिए। अभी वैल्यूएशन को छोड़ के कोई भी ऐसी दूसरी कंसर्न रिलेटेबल नहीं है जिसको जस्टिफाई किया जाए कि मार्केट से एग्जिट कर ले। दूसरी बात, ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो कंपनियां ग्रोथ दे रही है, तो कहाँ ऐसा सिनेरियो नहीं है कि प्राइस भाग रही है और आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है।
ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ दिखा भी रहे हैं। और छोटी कंपनियों के अंदर में जो बार बार स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में ये प्रीमियम क्यों आ जाता है देन लार्ज कैप और एनी अदर पार्ट, वो ये भी है कि ओनरशिप। अगर हम अमेरिका को कंपेयर करते हैं, वहाँ पे लार्जली जितनी कंपनियां सारी इंस्टीट्यूशन है, प्रोमोटर लेड नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादातर प्रोमोटर लेड है। तो अगर प्रोमोटर लेड की जो शेयर्स अगर वो प्रोमोटर अपने पास रखता है तो फ्लोट क्या आपके पास मार्केट में, सो फ्लोट की कमी है। अच्छा, फ्लोट की कमी है और अगर थोड़ी सी भी ग्रोथ आती है या थोड़ा सा भी रुझान आ जाता है इन्वेस्टर का, तो स्टॉक भाग जाता है। सो रैली को अगर हम देखें तो उसको मल्टीपल फैसेट्स में देखना पड़ेगा कि ऐसा आइसोलेटेड नहीं है कि कोई चीज़ सस्ती लग रही है इसलिए कोई बाई कर रहा है। हर किसी के अपने अपने रीजंस बनते जा रहे हैं, चाहे वो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए बने, या हमें ये लगे कि अगले 5 साल में शायद ये स्टोरी चल जाएगी। लास्ट वाले अपने शो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इस तरह की इंडस्ट्री जो है, अगेन यहाँ से 5 से 10 साल की स्टोरी है। तो जहाँ पे भी कोई स्टॉक अगर वहाँ दिखेगा तो लोग उसको जंप करेंगे, एंड वही हो रहा है। सो ओवरऑल देखें, डर लग रहा है। मार्केट में 100% फ्रॉथ है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। एंड मैं तो ऑन द कॉन्ट्री ये भी कहूँगा कि अभी अगर मार्केट को देखें 5 साल के हिसाब से किसी से भी आप यहाँ पे व्यू लेंगे वो पॉजिटिव बात करेंगे, मगर मार्केट लीनियर नहीं है। मार्केट लीनियर नहीं है। आप सोचेंगे 5 साल तक हर साल हर महीने एक चलता रहेगा, वो नहीं होगा। वैसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। कंसर्न्स मेरे हिसाब से कंसर्न क्या है, आने वाले समय में अब आ रहा है यूएस का इलेक्शन। यूएस का इलेक्शन क्योंकि ग्लोबली साइजेबल सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये मैटर करता है। स्लो डाउन आएगा क्योंकि बाहर से पैसे जो इतने आ रहे थे या जो इतना बड़ा साइड मनी है, वो थोड़ा स्लो डाउन वहाँ पे हो सकता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो डोमेस्टिक है, वहीं से ही अपनी सारी की सारी डिमांड आ रही है बाइंग की। दैट्स द रीजन मार्केट के अंदर में अभी भी कहीं से भी कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा जिससे ये रैली रुके। एफआई तो बाई नहीं कर रहे तो यूएस से हमें क्या फर्क पड़ेगा? सो एफआई बाई नहीं कर रहे, वो हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से जहाँ पे लेन देन की बात हो रही है एज अ फ्लोट। मगर अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, जहाँ पे आईटी की जैसे एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, या और भी दूसरे सेक्टर जहाँ पे यूएस की ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन क्या है उस पर मैटर करता है। सो डेफिनेटली जैसे हम यहाँ पे इलेक्शन में इतने कंसर्न थे एंड प्री इलेक्शन से पहले एक पॉज लग गया था, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये रैली हम बात कर रहे हैं जो 1 महीने की है, सिमिलरली यूएस में मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। सो वहाँ पर भी क्योंकि ये कंसर्न रहेगा कि अब नेक्स्ट पार्टी कौन बनाएगा, कौन पीएम होने वाला है, प्रेसिडेंट होने वाला है, सो वहाँ पे भी एक पॉज आएगा। और जब ऐसा कोई पॉज आता है तो हर जगह पे एक थोड़ा सा तो मार्केट थमता है। तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन इज वन वर्ड विच आई कैन यूज राइट नाउ रादर देन सेइंग कि कोई सेलिंग आ जाएगी। वहाँ जाने कि अभी तक के हिसाब से पता नहीं आगे क्या होगा कि ट्रम्प साहब जीत जाएं। जैसे यहाँ कह रहे थे मोदी जी एकदम 400 लेके आएंगे, वैसे अभी वहाँ सब लोग कह रहे हैं ट्रम्प जीते। बाइडेन साहब तो बेचारे के ऊपर दबाव है कि आप छोड़ के हट जाइए, दूसरे किसी को लड़ने दीजिए, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है कि ट्रम्प जी आने वाले हैं। मुझे लग नहीं रहा मार्केट कुछ भी डिस्काउंट कर रहा है, बल्कि कर मार्केट रहा है। कोई मूड में ही नहीं है कुछ भी डिस्काउंट करने के। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, डिस्काउंटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी यहाँ पे? नहीं हुई थी। और आई थिंक वो जब ये इवेंट एकदम पास आ जाते हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा रुक जाते हैं, खरीदना भी है, रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है, शायद कुछ नेगेटिव वो ना हो जाए। पर उसके बाद जो कैचअप रैली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इतनी है सिस्टम में, इतनी जोर से आती है कि उसका रिजल्ट हमने देखा 1 महीने में कहाँ से कहाँ आ गया मार्केट। दूसरी बात मैं आपको नीरज जी बोलता हूँ दैट ये फ्रॉथी हम डिस्कशन करते हैं कि मार्केट आपको महंगा लग रहा है, वही बताइए ना। मैं क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है? आप कहते हैं ना महंगा है बाजार। मैंने तो कभी नहीं कहा, पर मैं जो मेरे पास नहीं है और वो ऊपर चला गया मुझे बहुत महंगा लगता है, फ्रॉथी लगता है। जो मेरे पास है ऊपर चला गया, मैं कहता हूँ मार्केट बहुत सेंसिबल है। डाउन मार रहे वो सारे फंड मैनेजर्स भी ह्यूमन बीइंग है, हमको भी ऐसा लगता है कि जो दूसरा नहीं है पोर्टफोलियो में और बहुत हाई चला गया वो फ्रॉथी वो है, महंगा है। वो महंगा है। जो हमारे पास है वो तो मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है एकदम, मतलब फेयर प्राइस वो तो अभी चला ही नहीं है। grass is always greener on the other side. नहीं पर ठीक है, पर मुझे लगता है फ्रैंकली 30 साल से मार्केट देख के आई थिंक मार्केट एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो ऑटो करेक्ट करता रहता है अपने आप को। बीच बीच में कभी फ्लोज की वजह से ओवर प्राइस होता है, अंडर प्राइस हो जाता है, तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर मार्केट में तो रहना ही पड़ेगा, मतलब आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज कर लें, थोड़ा उसको प्ले अराउंड कर ले, रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो में रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ा ले या कम कर ले, उतना एक्टिविटी ठीक है। पर ओवर द ईयर्स मार्केट में बने रहने में ही समझदारी है। मतलब एक इवेंट से डर के निकल गए या कैश एलोकेशन बढ़ा दिया, फिर वापस भाग रहे हैं। जैसे अभिषेक ने कहा कि कैसे जो कैश लेके बैठे थे अब वो वापस इस जुगाड़ में है कि वापस मार्केट में आ जाएं, प्रीमियम दे रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप मार्केट में बने रहें, क्योंकि ओवर द पीरियड तो मार्केट रिवॉर्ड करेगा ही, शायद 1 साल ना दे उसके बाद देगा। तो डिपेंड करता है कि आपका दूसरा कोई एवेन्यू भी नहीं है पैसा लगाने का।
कहाँ लगाओगे आप? अब एफडी करोगे फायदे एज नहीं? इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और वो एक मुझे लगता है ट्रम्प इलेक्शन यूएस इलेक्शन से ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो मार्केट अभी देख रहा है कि वो इम्पैक्ट है कि इंटरेस्ट रेट कट से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और सिस्टम में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम होगा, तो कैरी ट्रेड्स हैं वो और बढ़ जाएंगे उस समय। तो एक मार्केट उसको ज़्यादा प्राइस कर रहा है इस समय इंटरेस्ट रेट कट्स को, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स। इलेक्शन रिजल्ट्स मेरे को नहीं लगता यूएस में होते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है कि कोई डेमोक्रेट या रिपब्लिक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज एट द एंड ऑफ द डे सबकी सेम ही रहने वाली है। अच्छा मनीष जी, मैं क्या था वीकेंड में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, है ना? तो उसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक ये कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है और एक परसेप्टिव रियलिटी। तो एस्ट्रोलॉजी ना परसेप्टिव रियलिटी पे चलती है कि कोई चीज़ है उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें बनती हैं। अब मैं इसको मार्केट में लगा देता हूँ कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है कि भाई महंगा तो है मार्केट वैल्यूएशन। अब ट्रेडिशनली अगर आप जो पढ़ाई करके हैं तो उसके हिसाब से आपको बहुत रिच वैल्यूएशन लगेंगे कि कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, कुछ में कम है। लेकिन परसेप्शन ये है कि मार्केट में बहुत पैसा है, लिक्विडिटी है, नैरेटिव्स हैं और अगले 20 साल की विजिबिलिटी आपको बताई गई है कि अब ये सब चीज़ें बदलेंगी। जैसे मतलब ऑन अ सीरियस नोट में जेफरीज की सुन रहा था आज सुबह ही, तो उनके एक एनालिस्ट से कहते हैं कि डिफेंस में मुझे डिफेंस और पावर कैपिटल में लगता है कि 15 से 20% की ग्रोथ अगले कई सालों तक चलेगी। तो अब ये एब्सोल्यूट है ही नहीं, पता नहीं है, परसेप्शन तो है ही। तो मनीष ये जो अगर हम इस परसेप्टिव रियलिटी को सही मान लें कि 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ हर महीने केवल SIP से आ रहा है, स्टॉक कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, सारे एक्सपर्ट ने मिल के पूरे देश के रिटेलर्स को ये सिखा दिया कि बेचने का नहीं है, आगे पैसा बनेगा, जितना लंबा होल्ड करोगे उतना लंबा पैसा बनेगा, तो कोई क्यों बेचेगा, इसलिए मार्केट चलता रहेगा। क्या ये एक फीलिंग आ गई क्या लोगों के अंदर? तो नीरज, दो तरह के स्टेक होल्डर्स हैं या पार्टिसिपेंट है मार्केट में। एक इनर्शिया वाले हैं। मार्केट एज सच इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है, मतलब उसमें कुछ हम लोग बहुत ज्यादा विजडम उसको कि उस विद इन मार्केट एनिमेटेड है वो, लेकिन उसमें विजडम नहीं है, तो वो एक्सप्रेस करता है उसके स्टेक होल्डर्स को। एक स्टेक होल्डर और जो इन्वेस्टर तरीके हैं वो इनर्शिया वाले हैं, मोमेंटम वाले हैं कि जो हुआ है वही होता रहेगा, और वही स्ट्रैटेजी जनरली बहुत समय तक अच्छा परफॉर्म करती है। और दूसरे होते हैं जो रिलेटिव वैल्यू देखते हैं कि एक मार्केट वनिस्पत दूसरे मार्केट के कैसे प्लेस्ड है, जिसको आप इक्विटी रिस्क प्रीमियम से देख सकते हैं, आप उसको रियल यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं वर्सेस इन्फ्लेशन। तो जो इनर्शिया वाला मार्केट लोग हैं, जो मोमेंटम वाले लोग हैं, रादर वो बेटर वर्ड है शायद आपके ऑडियंस के लिए, वो ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट के नैरेटिव को और मार्केट के मूवमेंट को डोमिनेट करता है। तो जैसे आई थिंक अभय ने बताया कि जब तक, या अभिषेक ने, कि जब तक एक्सटर्नल फैक्टर रिस्क इंड्यूस नहीं करेगा मार्केट में, तब तक मोमेंटम उसको डोमिनेट करता है। लेकिन समझदार लोग वो रहते हैं जो अ, हर वक्त थोड़ा सा रिलेटिव वैल्यू के ऊपर नजर रखें कि जैसे 21.5 टाइम पे अगर निफ्टी फॉरवर्ड पे वैल्यूड है, तो उसका माने क्या है? उसका माने है कि 4.5-4.5% के आसपास में रियल यील्ड है। उल्टा अगर अगर पीई को कर दें तो अर्निंग यील्ड और वही मोटा मोटी रियल यील्ड होती है। अगर 4-4.5% की इन्फ्लेशन पे अगर 7% का बॉन्ड है, तो 3% का रियल यील्ड आपको बॉन्ड में भी मिल रहा है। तो उन दोनों का फर्क जो है वो 1.5-2% है या 2% है। हिस्टोरिकली ये नंबर ये यहाँ से 1 से 2% ज्यादा रहता है। तो आप अचानक से आप जब रिलेटिवली देखेंगे बॉन्ड के वनिस पर, तो आपको महंगा लगेगा। सिमिलरली आप रियल यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जनरली स्पीकिंग मार्केट थोड़े महंगे हैं अभी। ऑफ कोर्स यूएस और इंडिया दोनों बहुत ज्यादा महंगे हैं वनिस्पत सारे मार्केट से। तो अलग अलग तरीकों से आप जब रिलेटिव कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो समझदार लोग ये करते हैं कि हमको पता है कि इस वक्त मोमेंटम है, जो हर्ड है, जो एक भीड़ एक तरफ जा रही है, उसको उसमें खुद में मोमेंटम है, वो बहुत समय तक वही डोमिनेट करेगी उस नैरेटिव को। नुकसान बहुत शॉर्ट पीरियड में होता है। अक्सर मार्केट मतलब 75-80% टाइम मार्केट बुलिश कंस्ट्रक्ट में रहते हैं, और सिर्फ 15-20% टाइम जो है वो बेरिश कंस्ट्रक्ट में रहते हैं, और वो भी लार्ज लॉसेज जो ना नीरज, वो सिर्फ 5-7% टाइम में होते हैं। उन 5-7% में हमारी हालत खराब ना हो, उसके लिए हम उसको रिव्यू करते रहेंगे बार बार। तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं वो
समझदार हैं और वो आप आपके ऑडियंस को यही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि थांबा, है ना? मतलब अच्छा है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, लेकिन ये 5-10 साल का सोचोगे तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त हम सब मैनेज करते हैं पैसा, और आप लोगों को ये गाइड करने का हमको किसी को जरूरत नहीं है कि थोड़ा सा थांबा करो। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एक जनरल वॉइस, हम ही 4 नहीं, हम 100 में से 80-90 लोग आपको यही बोलेंगे कि नहीं, थोड़ा सा ढक के जो कमाया है उसको थोड़ा निकाले। इनफैक्ट मार्केट रिलेटिवली 2022 के बाद में अब सबसे ज्यादा महंगे हैं, और मेरे ख्याल से एक सब्सटेंशियल अंडरवेट आप इस वक्त कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर अगले 2 साल के अंदर बहुत बड़ा रिस्क प्रीमियम बनेगा। तो आई विल कॉल कि जैसा मेरा कई बार आपसे बात हुआ है पिछले साल भर में कि नहीं, थोड़ा बहुत अंडरवेट चलाएं और रिलोकेट करें अलग अलग सेक्टर्स में, कैश पोजीशन मत करें। लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा फ्रॉड जो सभी लोग बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया है, और इस वक्त रेजीम ऐसी है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। यूएस इलेक्शन एक बताया अभिषेक ने, सिमिलरली यूएस रिसेशन आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी होगा तो 25-30% अर्निंग कनेक्शन और मार्केट करेक्शन होगा, और हमारा उसके साथ में मोटा मोटी 80-90% उतना हमारे यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मोटा व्यू यही है नीरज की, रुक के रखें, थोड़ा पैसा निकालें मार्केट से, थोड़ा कैश रखें, थोड़ा बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, थोड़ा क्रेडिट में इन्वेस्ट करें, और थोड़ा ओवरऑल बेटा अपने पोर्टफोलियो का कम करें। बीटा थोड़ा कम करें मल्होत्रा जी, और रिस्क प्रीमियम उतना मिलेगा नहीं अगले 2-3 साल में, यही बात आप कह रहे थे यही क्या? बात कह रहे हैं। और इसमें एक चीज और है जो कहना चाहूंगा, जैसे सब कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम आएगा यूएस में डॉलर में 10-12% बॉन्ड में आप रिटर्न कमा लेंगे। जैसे ही बॉन्ड आपका, देखिए जो पीछे लॉसेस हो गए बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गई, तो पोर्टफोलियो में जो 20-25% का नुकसान हो गया वो तो हो गया, बट अगले 12 महीने 18 महीने में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम आएंगी आपके बॉन्ड प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे, और वहां पे आपको बड़ी इजीली अभी 10-12% की इजीली डॉलर क्रेडिट आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं रिटर्न अर्न करने की। तो $10-12 अगर आप उस पर रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे तो इक्विटी 15%। तो वहां पर मुझे लगता है आई थिंक द मार्केट फ्रॉम इक्विटी परस्पेक्टिव, लोग कह रहे हैं रिसेशन आएगा, मुझे तो नहीं लगता अब आएगा। आई हैव बीन टू यूएस ट्वाइस इन द लास्ट 12 months, बट वहां पर अभी भी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में काफी हो रहा है। यूएस में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, तो वहां अगर ग्रोथ आएगा, रिसेशन नहीं आया, तो मे बी सेक्टरल चेंज हो जाएगा। अभी तक रैली 5-6-7 स्टॉक्स में कंसंट्रेटेड थी, वो कहीं थोड़े और थोड़ी वाइड स्प्रेड हो जाएगी। इसी तरह इंडिया में मुझे लगता है तो जो पैसा अभी, जैसा सब हम चारों ही इस कंसेंसस पे पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्रॉथी वैल्यूएशंस हैं, आप कैश कॉल लें, थोड़ा बॉन्ड में करें, थोड़ा बैलेंस्ड करें, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। आप अपने पुराने 12 महीने के जो रिटर्न्स हैं उसको एक्स्ट्रापोलेट मत करिए। अगर आप अगले साल 15% भी रिटर्न कमा लें, आई थिंक दैट शुड बी अ रीजनेबल नंबर, बिकॉज यू आर कमिंग 2 साल आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स में रिटर्न बना लिए। दोनों और पीछे से, हाँ, और पीछे से चलो कोविड के बाद तो ठीक है, वो सबने नीचे गया, उसके बाद तो करेंगे क्या आप? कैश में कैसे बैठेंगे, कितने दिन तक देखिए हमारा ये हाउस व्यू ये रहता है कि अगर हमें इन्वेस्टर ने पैसा दिया है तो वो इक्विटी एलोकेशन के लिए दिया है, तो हम नॉर्मली कैश कॉल्स नहीं लेते हैं। वो एसेट एलोकेशन वो अपने एंड पे कर रहा है, तो जो उसने हमें एक्स अमाउंट दिया है अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए दिया, उसमें हम बीटा चेंज करते रहते हैं। जैसे मनीष जी ने कहा, थोड़ा लार्ज कैप में आ गए, थोड़े स्टॉक्स में आ गए, कहीं क्वाज़ी कैश हैं, कहीं डिविडेंड यील्ड है, कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में आ गए जहां अगर कोई ना कहीं करेक्शन आता है जो डीपर, कई बार शॉर्ट टर्म में वो सीवियर हो जाता है, वहां पर आपकी प्रोटेक्शन बनी रहेगी। ओके, तो नेट ये पंचों की राय बन रही है कि थोड़ा अलर्ट रहने का, है ना? तो हमेशा ही रहने का, यही तो प्रॉब्लम है। हमेशा हम लोग कहते हैं अलर्ट रहने का। मैं पहली बार आपके शो पे आया था, मुझे याद है मई 2022 में, तब भी आपने कहा 14,000 था निफ्टी, हाँ, तब सब कहते थे अलर्ट रहने का, हाँ, अंडरवेट रहने का। आपने शो किया था कि एफपीएस को वापस आना पड़ेगा, पहला शो था मुझे याद है, हाँ। 14,000 था उस टाइम, अलर्ट थे उस टाइम पे सब। आज भी कह रहे हैं अलर्ट रहो, तो मेरे को नहीं समझ आता कि कब अलर्ट ना रहें, कब मैं पूछना चाहूंगा लोगों से कि अलर्ट कब ना रहे मार्केट में, हाँ। कब अंडरवेट ना रहे मार्केट में। कि अभी ना गलती होने का चांस अभी ज्यादा है। वो 14,000 का 24,000 सिर्फ निफ्टी आ गया 2 साल में, हाँ। तो अलर्ट कब ना रहे बीच में इसमें ये पूरी जर्नी में। मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि मैंडेट बहुत अच्छा नहीं आया, हाँ, तो लोग थोड़ा कहेंगे अरे भाई अब थोड़ा सा मैंडेट थांबा। अच्छा मैं आपको बता, रिलायंस की आपने बात करी, तो रिलायंस के जो प्रमोटर हैं क्या वो रोज ये देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा नहीं है, आज हम काम पे नहीं जाएंगे,
अपना काम कर रहे हैं, कंपनी बढ़ रही है, बड़ी बन रही है, सारी कंपनी जो लिस्टेड है, हम जिसमें इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है किसी का प्रमोटर ये सोचता है कि इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। कर रहे हैं काम। देश में जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो तो कंपनी से आएगी ना, जो आपके पोर्टफोलियो में है। आप सिर्फ निफ्टी का वैल्यूएशन देखते रहेंगे कि 21 हो गया, उसका उल्टा यील्ड हो गया, वो एक रेड हेरिंग है। आपकी रिटर्न आएगी आपके पोर्टफोलियो से कि उसमें क्या है, और उसमें आप सेक्टरल चेंज कर सकते हैं ना, बिल्कुल करिए। हाई प्राइस्ड है उसको बेच दीजिए, इस सेक्टर पे या उस स्टॉक पे फोकस करिए जहां पे आपको लग रहा है कि एक बॉटम बन रहा है। अब लॉन्ग टर्म में पैसा वैसे ही बनता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। बदलते रहें। अच्छा, बदलते मैं पहले एक बार मनीष जी से एक बात और लेके आता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। मनीष जी, आपको याद, हम लोगों ने बहुत बार एक बार चर्चा की थी, आपने बढ़िया से एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे बड़े पुराने बिजनेस हाउसेज हैं ना, जो बहुत लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं, वो हाल फिलहाल में बहुत एग्रेसिव हुए हैं। मैं खासतौर पर बिरला जी की बात कर रहा हूँ। और सीमेंट में देखिए इतने एग्रेसिव हो गए, पेंट में बहुत एग्रेसिव है, कैपिटल में, रियल एस्टेट में, हर चीज़ में बहुत एग्रेशन के साथ काम चल रहा है। मतलब बहुत बड़े बड़े प्लान्स वो रख रहे हैं। और इस बाज़ार में जबकि इतनी तेज़ी का बाज़ार है ये, फिर चाहे आप अडानी ग्रुप को देखें या इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप को देखें, तो अब देखिए रिटेल में कितना बड़ा है, बहुत एक्सपैंड कर चुके रिटेल के बिजनेस को। ये वाली सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं कि ये जो पुराने घराने बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं बड़े अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए? मतलब सीमेंट वाले तो मुझे लगता है कि जंग चल रही है एक, कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। एक्चुअली ये 4 या 4.5 घराने ही हैं, मतलब ओवरऑल 4.5 आधा कौन है? मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। Okay. तो बेसिकली क्योंकि छोटा है ना, बाकी 5.5 बार, मतलब इतना बेसिकली जो मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोले हैं केपेक्स की, इम्पल्स की, सरप्राइजिंगली इतने ज्यादा मार्जिन्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे भी इतनी परकअप नहीं हुई है जितनी इवन मैंने एक्सपेक्ट किया होगा, जो मैं रिलेटिवली मेरा मॉडरेट एक्सपेक्टेशन था। लेकिन सरप्राइजिंगली इतना केपेक्स का रिवाइवल इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स टीम जो है, खास करके टाटा, अदानी और अंबानी, वो अंबानी का भी रिलेटिवली आप देखें तो वो जो केपेक्स इम्पल्स है जो इन द रन अप टू टेलीकॉम लेआउट में था, उसके बाद में एज अ परसेंटेज ऑफ उनका जो ओवरऑल बैलेंस शीट है वो स्लो डाउन हो गया है। तो जनरली इंडस्ट्रियल केपेक्स जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इस लेवल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 12-13% के मार्जिन पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ऑफ कोर्स बिरला पर्टिकुलरली ग्रुप की देखें तो वहां पे हमको थोड़ा हाईलाइट है बिकॉज पेंट और सीमेंट के अंदर, और वहां पे मार्जिन्स भी ठीक ठाक हैं। ऑफ कोर्स सीमेंट थोड़ा सा डाउनसाइड से निकला था, बट अदरवाइज अगर आप ग्रुप लेवल पे देखेंगे तो 2007, 8, 9, 10 के अंदर एक मैसिव केपेक्स एक्सपेंशन हुआ था उन लोगों का, जब उन्होंने एक्वायर किया था बाहर। उसके बाद में थोड़ा सा डाउनटर्न आया क्योंकि डेट की वजह से थोड़ा डिस्ट्रेस था, एंड उसके बाद में एकदम स्लो डाउन हो गया ग्रुप। अब बिकॉज बोडा से के स्ट्रेस से निकले हैं, ओवरऑल बॉयंसी है और प्रॉफिटेबिलिटी में, इसलिए पहली बार आफ्टर वेरी लॉन्ग उस पर्टिकुलर ग्रुप ने का थोड़ा इन्वेस्टमेंट थीम, एक इंटरनल चैटर है कि नहीं करना है। तो लेकिन एग्रीगेट देखेंगे ना नीरज, तो बहुत बड़ा केपेक्स थीम अक्रॉस लार्ज और स्मॉल नहीं आ रहा है अभी तक। और खास करके एमएसएमई और एसएमएम में तो काफी, इस बार का जो रिपोर्ट भी आया है छोटी कंपनियों का, वहाँ तो बड़ा वीकनेस है, वहाँ तो बिल्कुल ही केपेक्स नहीं है अभी तक। ओके, अभिषेक, आप कैसे देखते हैं जो लार्ज हाउसेस में चल रहा है? मुझे लग रहा है कि अगर आप ग्लोबली कहीं भी देखें जहाँ कोई भी कंट्री इस तरह से एक्सपांड हो रही है, तो उसके जो नेचुरली टॉप 10 प्लेयर्स जो होते हैं वो ही लीड कर रहे होते हैं। वो जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, क्योंकि इनके पास एक काफ़ी बड़ा फायर मसल होता है, पैसा ही इनके पास होते हैं और प्लस रिसोर्सेज भी हैं। सो साइज डज मैटर। सेकंड है मल्टी सेक्टर, बिकॉज अगर आप ये लार्ज हाउसेस की बात करेंगे तो कोई भी सिंगल सेक्टर पे ऑपरेट नहीं करते हैं। एंड एटलीस्ट 4 एंड मे बी हायर, हम लोग बात करें 4.5 का, मुझे मैथ्स नहीं मालूम, मगर हम लार्ज वाले अगर बात करें तो सबके पास ऑफकोर्स ज़्यादा के सेक्टर के प्रेजेंस है। सिर्फ प्रेजेंस ही नहीं बल्कि कई सारे सेक्टर्स में लीडर भी हैं। बिरला जी की बात कर रहे थे, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो अपने बहुत पहले ही ये कर दिया था कि टॉप 3 सेक्टर, उनको टॉप 3 रहना है हर सेक्टर के अंदर में, या एटलीस्ट 1 और 2 में उन्हें रहना है। तो अगर आपको वो मेंटेन करना है, सो यू कंटिन्यूसली देन नीड टू स्पेंड और एक्सपांड।
एंड वही मुझे लग रहा है कि वो ट्रेंड है। दूसरी बात है, आप कब करते हैं, सवाल ये होता है कि आप ये कब कॉल लेते हैं कि हमें करना चाहिए, जब आपको मनी ऑन द टेबल दिखता है। अब जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम इनकी बैलेंस शीट्स को देखें, जिस तरह का पीएनएल देखें, तो वहाँ पे पैसे बन रहे हैं। तो जब पैसे बन रहे हैं और आपको दिख रहा है सामने नेचुरल डिमांड है जो कि आगे हमें कैटर करनी है अगले 5 साल तक, तो बट नेचुरल है कि आपको अगर अपना मार्केट शेयर मेंटेन करना है तो आपको उस हिसाब से आपका मूव करना है। थर्ड है कि जब आपके पास ऐसा साइज होता है तो आप डोमिनेट भी करते हैं। एंड अगर मार्केट में आपके पास ग्रो करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये फायर मसल है पैसे का, रिसोर्स का, तो क्यों नहीं। एंड ये तभी होता है जब आपके पास पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के साइड से भी आपको दिख रहा होता है कि बड़ा स्टेबल है। सो अब थर्ड टर्म में भी क्लियरिटी आ चुकी है कि क्या एग्जैक्टली पाथवे है, किस तरह का गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, क्या कॉम्बिनेशन है। सो जो जिनके पहले से प्लान बने होंगे अब वो एग्जीक्यूशन में हमें दिखेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये एकाएक हुआ है, साल भर साल अगर आप देखेंगे तो हर बार ये ट्रेंड दिखा है कि दे हैव बीन ग्रोइंग ओनली। बट ऑफ कोर्स पॉकेट्स है, अलग अलग जगहों के अलग अलग सेक्टर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे उनकी क्या सिचुएशन बनती है, उसके हिसाब से मूव होता है। एंड मैं मनीष के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि कुछ कुछ जगहों पे अगर आप ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा कि भाई ग्रोथ आ रही है या कैपेक्स हो रहा है, मगर दूसरी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एग्रेशन दिखेगा। जैसे वोडाफोन की हम बात कर रहे थे आइडिया, तो वहाँ पे ऐसे कोई सब्सक्राइबर बेस आइडिया की नहीं पड़ी है कि जिसपे कोई बेट ले लेके चलिए इतना बड़ा पैसा है और एफपीओ करते हैं और इसमें इन्फ्यूज करते हैं, क्योंकि आगे वो 5G में जा रहा है, आगे उसके पास और डेटा में प्ले करने के लिए क्या है, एंड मे बी न्यू मार्केट्स ओपन। सो वहाँ पे फिर बात आती है, तो बहुत कुछ आगे पे निर्भर करता है रादर देन कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में जितना दिख रहा है उसके हिसाब से। सो आई एम नॉट सरप्राइज एंड दिस इज अ नेचुरल कोर्स विच सपोज टू हैपन, एंड ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा, सो नेगेटिव तो नहीं कह सकते। हाँ, नहीं नेगेटिव नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि जैसे मनीष ने कहा ना कि एक एक दौर था जब ये बड़े हाउसेस उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, अब वो है। अब वोडा का ही आप एग्जांपल लिए ना, आईसीयू में कंपनी थी, उसको निकाल के ला के अब चलाना, लोगों इंटरेस्ट है। वेंटिलेटर बोल सकते हैं आप। वेंटिलेटर कह लीजिए, लोगों का इंटरेस्ट, लोग पैसे डाल रहे हैं भाई। अभी देखिए उन्होंने कितना ओएफएस किया, वो सब पैसे उनके बन रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े ग्रुप है ना, अब ये मार्केट डोमिनेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि कुछ ग्रुप्स का डोमिनेंस मार्केट में बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है और बढ़ेगा भी। खैर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दो सेक्टर खास तौर पे बातचीत करता हूँ, एक बैंक्स में और एक आईटी सेक्टर में, कि इनमें क्या बदला है। एक एसबीआई कैपिटल की रिपोर्ट भी आई है कल परसों में, तो उसमें तो बहुत रोजी पिक्चर है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको फिर एकदम इमीडिएसी में ले आता है कि इसी क्वार्टर के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उनको कैसे देखा जाए, और ये एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ कि चला और फिर एकदम से टूटा, इन सब पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास चर्चा में, जो हर हफ्ते हम लोग मार्केट के उन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो पूरे हफ्ते आपके दिमाग में थे और आगे पूरे हफ्ते दिमाग में रह सकते हैं, तो उनका जवाब अभी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने पिछले सेगमेंट में बातचीत की कि मार्केट में इतनी तेज़ी क्यों है, किस पॉकेट में रहे, आपको क्या करना है, फंड मैनेजर को क्या करना है, बड़ी डिटेल में चर्चा हुई। अभी दो सेक्टर मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए, एक आईटी और एक बैंक। बैंक में स्पेशली प्राइवेट बैंक को भी गौर करेंगे। ये इसलिए क्योंकि लास्ट वीक हम देखा होगा बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आए हैं बैंकों के, तो उसको कैसे रीड किया जाए, और आईटी सेक्टर में तेज़ी क्यों हुई, क्या यूएस में कुछ मतलब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यूएस में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, फिर भी आईटी स्टॉक्स में तेज़ी आई और बहुत अच्छी तेज़ी आई, उस उन्होंने मार्केट को भी ड्राइव किया। कैसे इनको रीड किया जाए एक एक करके देखते हैं। पहले बैंक को समझते हैं। मनीष जी, बैंक में क्या हो रहा है? लार्जली तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इसमें ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ है अभी तक बनी हुई है, जो एसबीआई कैपिटल रिपोर्ट कह रही है कि ग्रोथ अच्छी है, बैलेंस शीट बढ़िया है, लेकिन हाल फिलहाल के रेगुलेटरी एक्शंस को अगर बिग पिक्चर में आप देखेंगे तो डाउन द लाइन 2-3 साल बाद शायद क्रेडिट ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि बहुत ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं आगे आगे किए गए हैं। आपके हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है इस समय? तो पहली बात तो ऑफ कोर्स हिस्टोरिक भाव से आप महंगा नहीं ले रहे हैं, तो एक बार वहां पे अगर आपने टिक बॉक्स कर दिया तो मोटा मोटी बैंक को मैं इंटरसेक्शन 3 साइकिल्स के इंटरसेक्शन पे देखता हूँ कि अगर लेवरेज साइकिल किसी देश के अंदर एक्सपांड हो रहा है तो जनरली बैंकिंग या कोई भी फाइनेंसिंग एंटिटी वेल्थ रिलेटेड बिजनेसेस बेहतर करते हैं। तो
इंडिया में पिछले 8-10 सालों तक लेवरेज थोड़ा स्टैग्नेट किया था। अगर हमारा अगला 20-25 सालों में या 10, 15, 20 सालों में धीरे-धीरे हम अलाइन करेंगे चाइना जैसे, हमारा प्राइवेट प्राइवेट लेवरेज कुछ 40-50% के आसपास में एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी है और चाइना 190% पे है। यूरोप कुछ 90-100% पे है। तो हम इवन यूरोप के लेवल पे पहुंचते-पहुंचते अगर पहुंचते हैं 15-20 सालों में, तो मेरे ख्याल से एक नॉमिनल जीडीपी से 3-4% बेहतर ग्रोथ आ सकता है क्रेडिट ग्रोथ में। तो एक जनरली इंडिया के अंदर एक गिवन बैलेंस शीट हाउस होल्ड का तो थोड़ा स्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल इतना नहीं है और बैंकिंग बैलेंस शीट काफी बबली है, अच्छी स्थिति में है। तो मेरे ख्याल से अगला 8-10 साल एक अच्छा लेवरेज साइकिल आ सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा टेलविंड है। वो लॉन्ग टर्म के लिए वो मैटर करता है, मीडियम टर्म के लिए एनपीए साइकिल मैटर करता है, क्योंकि हम जनरली एनपीए साइकिल 7-8 साल के अंतराल में आता है। तो हमने अभी जस्ट देखा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि इस वक्त थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस अगर डेवलप होता भी है हाउस होल्ड बैलेंस शीट में, तो वो भी 2-3-4 साल के बाद होगा और इंडस्ट्रियल एनपीए इंडस्ट्रियल स्ट्रेस तो बहुत दूर है। और एज सच इंडस्ट्रियल एज ए परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बैलेंस शीट जो है वो बहुत कम हो गया है। तो मेरे को लगता है कि एनपीए साइकिल भी 5-7 साल शायद दूर है। और तीसरा जो है वो आपने बताया है कि पॉलिसी साइकिल जनरली पिछले 1.5-2 साल के अंदर स्ट्रेस में था। रेट्स जब बढ़ती हैं तो फैग एंड ऑफ रेट हाइक के अंदर बैंकिंग खराब करते हैं। और जब ये सारे कैपिटल रिलेटेड जब बहुत सारे इंट्रोड्यूस करता है, जब आपको ज्यादा क्रेडिट एक्सपोजर के लिए अगर आपको ज्यादा कैपिटल देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ आरबीआई, तब वो एक्चुअली बैंकिंग खराब करते हैं। मेरे को लगता है कि वो उसका बहुत बड़ा पेन शायद आ चुका है ऑलरेडी और एट मार्जिन रेट्स नीचे आएंगी और बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस अब इंक्रीमेंटली मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, क्योंकि जो आरबीआई को चाहत थी वहां थोड़ा थोड़ा जैसे जो पर्सनल लोन्स या इस तरह क्रेडिट कार्ड्स के अंदर थोड़ा स्लो डाउन ऑलरेडी आ चुका है, जो वो डिजाइन जो उनकी डिजाइन थी। तो मेरे को लगता है इन तीनों के साइकिल को इकट्ठा करके देखता हूं तो एक जनरली हमारा कई बार बात हुआ है कि मेरे को इस वक्त अपने लोकल बिजनेसेस में प्राइवेट बैंक सबसे बेहतर लगते हैं, जो मोटा मोटी एक्चुअली कंसेंसस है, बट ओवरऑल मार्केट से बेहतर रिटर्न अगले 5-10 साल के अंदर मेरे ख्याल से बैंक्स देंगे और प्राइवेट बैंक्स पर्टिकुलरली देंगे। ओके, कैसा लगता है आपको बैंक का सेक्टर पूरा ये? बैंक पे हमारा व्यू नेगेटिव है। और क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमने ऑन ग्राउंड रिसर्च करा है उसमें दिख रहा है कि जो एक कासा डिपॉजिट से जो बैंक्स के जो ड्राइव करते थे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स कि सस्ते में पैसा मिलता है, ब्रांच नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, लोग आके डिपॉजिट दे रहे हैं, वो प्रेशर में है। और वो एचडीएफसी के नंबर्स में भी आपने देखा कासा जो हमेशा बढ़ता रहता था वो एक्चुअली कम हो रहा है। और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक को अगर तकलीफ है तो आप सोच सकते हैं कि ये छोटे सारे बैंकों की दिक्कत है। सारे बैंकों की दिक्कत है ये। एचडीएफसी मैं नाम लिया इसलिए क्योंकि वो एक बड़ा उसकी बैंक ज़्यादा है, दिख रही हाँ है। वो दिख रहा है। तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि सारे और सारे बैंक से जिससे भी हमने बात करी सब यही कह रहे हैं कि जो डिपॉजिट जनरेशन है, मोबिलाइजेशन है, जो सस्ते में जो पैसा ड्राइव करता था मार्जिन्स को, वो मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ आरबीआई का प्रेशर है कि जो रेट कट्स हुए हैं आपने ट्रांसमिट नहीं किए हैं अभी तक बोरोवर्स को, तो आप ये मार्जिन जो बना रहे हैं ये आपका बहुत ज़्यादा है। तो अब प्रेशर दोनों तरफ से है। तो हमारा ये व्यू है कि अगले 1 साल 1.5 साल तक बैंक्स में जो मार्जिन है जो कोविड के बाद बहुत बड़े थे, अब वो धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। और उसकी वजह से जो वैल्यूएशन है वो फ्लैट लाइन है, मतलब कम हुई है मल्टीपल बेसिस पे, पर फिर भी कम नहीं है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में अगले साल 1.5 साल में बैंक लार्ज प्राइवेट बैंक से एक है एक्सपेक्टेशन लोगों का कि भाई सस्ते हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं साइडवेज, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत अट्रैक्टिव हैं इस लेवल पे। आई थिंक उससे बहुत अच्छी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट्स में, रादर देन फोकसिंग ऑन लार्ज बैंक। आई थिंक लार्ज बैंक्स को 1.5 साल अभी साइडवेज निकालना पड़ेगा बिफोर रिटर्न्स आएंगी उसमें। एचडीएफसी तो लोग बहुत बुलिश हैं। नहीं बोलिए, देखिए अच्छा बैंक है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मैनेजमेंट अच्छा है, प्रेजेंस अच्छी है और प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। पर क्या होता है, एक बिजनेस, हर बिजनेस साइक्लिकल होता है कहीं ना कहीं जाके, मतलब आप कंपाउंडिंग अर्निंग्स ग्रोथ भी हो रही है, पर फिर भी एक लेवल आता है कि कुछ इंडस्ट्री प्रेशर्स हैं, रेगुलेटरी प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है और प्रॉफिट है उस पर कैप आ जाती है थोड़े समय के लिए। तो ये सारे बैंक्स अब उस जोन में हैं। और जो कोर लेंडिंग बिजनेस है, जिसको हम कहते हैं कोर अर्निंग जो है लेंडिंग से जो आ रही हैं, मुझे लगता है वो अब स्ट्रगल करेंगी ग्रोथ के लिए।
और जो पुराने ट्रिगर्स थे जो ड्राइव करते थे वो अब चेंज हो रहे हैं, उनके फेवर में नहीं है। तो अगर मैं देखूं कि अगर अर्निंग स्लो डाउन है, और अर्निंग स्लो डाउन ही नहीं हो सकता नेगेटिव रहे पिछले अगले 12 महीने, तो उस समय में क्यों 2-2.5 टाइम बुक वैल्यू मल्टीपल दूं बैंक्स को? तो मुझे लगता है कि एक्चुअल फ्रॉड ऐसे सेगमेंट में है जहाँ पे ग्रोथ नहीं है पर वैल्यूएशन अभी भी हाई है। इनफैक्ट तब तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है और वैल्यूएशन हाई है वो फिर भी सेफर जोन है इन्वेस्टर्स के लिए। थोड़ी मेरी काउंटर इंट्यूटिव है ये कमेंट, पर अगर आप लो ग्रोथ में आप हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं, सेफ्टी आपको लग रही है, तो उसमें बहुत बड़ा चांस है कि रिटर्न नहीं बनेगा फिर। कैपिटल प्रोटेक्टेड है, पैसा नहीं बनेगा। हाँ, कैपिटल प्रोटेक्टेड शायद आपकी रही, पर आप मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे। इसमें भी आप शायद लगा रहे हैं मल्होत्रा जी। सेबी ने बोला हर चीज में डिस्क्लेमर लगाओ। हर चीज में मल्होत्रा जी, खरीदा आपने कुछ बैंक में? HDFC बैंक लिया कि नहीं लिया? HDFC बैंक तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में था, वो हमेशा वो हमेशा परमानेंट रहता है। है। ओके, आई थिंक ICICI बैंक भी है, वो भी अच्छा लगता है विद द डिस्क्लेमर। आई थिंक जो अभय जी ने कहा मार्जिन में कासा मुश्किल रहेगा जब आप मार्केट में इतनी खुद रिटर्न दे रहे हैं, डेट पोर्टफोलियोज 9-10% देंगे, तो डिपॉजिट कौन रखेगा बैंक में? आप ये सोचिए ना, इतने ज़्यादा वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स आ गई हैं जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बेचती रहती हैं, तो क्लाइंट के अकाउंट में ना तो कासा में, ना तो का में होगा, ना सा में होगा, तो ना कहीं भी पैसा नहीं पड़ा रहेगा, डिफरेंट एवेन्यूज में चलता जाएगा, तो उससे मार्जिन इम्पैक्ट आ सकता है। एज ए इन्वेस्टमेंट आइडिया बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स हमें एज ए हाउस अभी भी अच्छे लगते हैं, प्राइमरीली बिकॉज जैसा मैंने कहा कि मार्केट में फ्रॉड है, मार्केट में रिस्क है। ये एक सेगमेंट है जहाँ पे ग्रोथ सर्टेन है, लो मीडियम ग्रोथ। अगर आप बड़े बैंक की बात करेंगे, हाथी की तो 13%, अगर थोड़े उससे नीचे जाएंगे तो 15, 17, 18% ग्रोथ कहीं नहीं गया। और वैल्यूएशन 3 साल में अगर आप देखें तो बैंकों ने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी है। सो नाउ दिस इज द टाइम वेयर एक्चुअली यू विल सी इंक्रीज्ड एलोकेशन इन बैंक्स के लिए। ICICI Axis has done very well, ICICI has done very well। तो ये जो बैंक्स हैं, आई थिंक यहाँ पर पैसा आएगा, पैसा आपका बनेगा इतने बड़े सर्टेनिटी के साथ। देखिए ग्रोथ होता है विद सर्टेनिटी, ये वो बैंक्स हैं जो ग्रो करेंगे 15-18% विद सर्टेनिटी। कोई स्मॉल मिड कैप ग्रो कर रहा होगा 30-40%, उसमें सर्टेनिटी कहाँ है, कन्विक्शन कहाँ है? इसमें आपकी कन्विक्शन है कि इतना नंबर ग्रोथ आएगा ही आएगा। हाँ, 18 का 17 आ जाएगा, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि कहीं आपको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दे देगा। नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तभी तो एक बायर सेलर हमेशा रहता है। बैंक में सारे शेयर इन्होंने ले लिए हैं। बैंक में क्या चल रहा है? तो नीरज जी, पहली बात है कि फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा से आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर में, इंडिया के जो निफ्टी के अंदर में हम देखेंगे या ओवरऑल मार्केट कैप पे देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हमेशा से रहा है। इसका मतलब ये कोई ऐसी अनडिस्कवर्ड सेक्टर जैसी नहीं है। जैसे कि अभी डिफेंस अगर आप देखें तो सडनली वो लाइमलाइट में आया, उससे पहले हम देखेंगे तो पावर आया, बिकॉज ये सारे सेक्टरों में अंडर ओनरशिप थी। ये वाले सेक्टर में अंडर ओनरशिप की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है विजिबिलिटी। आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ साइज डज मैटर। 3 से 4 बड़े बड़े लार्ज बैंक्स है प्राइवेट के अंदर में, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है मार्केट को कैप्चर भी कर रखा है और उन्हीं के बेसिस पे ही हमें दिखता है कि अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी भी कैसे जा रही है। सो प्रीटी मच चीज़ें डिस्कवर्ड है। तो जब बैंक की बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, तो मुझे लग रहा है कि आप निफ्टी पे बैठ करें, जिस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करें, तो मोटा मोटा ही मैच्योर सेक्टर के हिसाब से इसमें वो नंबर आने वाले हैं। तो इसके सामने अगर मैं किसी दूसरे सेक्टर को कंपेयर करूँ जहाँ अपॉर्चुनिटी शायद ज़्यादा हो सकती है पैसे बनाने की, उस लिहाज से ये सेक्टर मेरे लिए कम प्रेफर्ड होगा, अट्रैक्टिव नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सेक्टर खराब है, बट अपॉर्चुनिटी जो अभी बोल रहे थे कि भाई इसमें इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है। यहाँ पे आपके पास विजिबिलिटी तो है ही ना, कितनी होनी है, क्या होनी है। तो सरप्राइज एलिमेंट क्या है? व्हेन यू डोंट हैव अ सरप्राइज एलिमेंट, तब वहाँ पे आपको मल्टीपल चेंज होते हुए दिखते नहीं है। सो यहाँ पे मल्टीपल जो भी प्राइस टू बुक के बेसिस पे जैसे भी जो कंपनियों को हिस्टोरिकली मिल रहा है, ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है। बस ये कि भाई ठीक है, देश बढ़ना है, इनकी भी अर्निंग्स बढ़नी है, तो मोटा मोटा उसी तरह से आप ग्रोथ कर लेंगे। और अगर दूसरे तरीके से देखना है, राधे दिन की मैं इन कंपनियों में एफडी करूं, मैं अभी भी इन कंपनियों में स्टॉक लेके शायद उससे बेटर रिटर्न पा लूं। यहाँ पे 7-8% की एफडी बनती है, वो तो एनी डे 12% बना लेंगे, बट ये यहीं तक ही दिख रहा है। मुझे कहीं पे भी ऐसा अल्फा जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है कि स्पेसिफिकली ऐसा क्या हो जाएगा जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इनकी री रेटिंग हो जाएगी। री रेटिंग कहाँ हो सकती है? सेलेक्टिवली, जैसे कि किसी कोई पर्टिकुलर बैंक कोई पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा एक्सपोजर लेके बैठा है, इंफ्रा ले लीजिए, पावर ले लीजिए, वहां पे अगर बहुत बड़ी पॉजिटिव चल रही है और कोई सर्टेन बैंक्स का एक्सपोजर इस तरह के मैंडेट में वो वहां लगाते हैं, तो सडनली फिर वहां पे आपको सिलेक्टिव बेसिस पे आप कॉल ले सकते हैं। बट ओवरऑल सेक्टर पे अगर मैं बात करूं
तो प्रीटी मच डिस्कवर सेक्टर है और हिस्टोरिकली कोई ज़्यादा खराब परफॉर्म नहीं किया। टाइम कैचअप की वजह से हम दिख रहे हैं वैल्यूएशन थोड़ी सप्रेस हो गई है क्योंकि बाकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी ज़्यादा किसी ने मेरे से बातचीत में कहा, उन्होंने कहा कि जो बहुत अच्छा जब पूरा सब कुछ चल रहा होता है तो जो सब कम एफिशिएंट प्लेयर होता है ना सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, और जब बहुत ख़राब दौर चल रहा होता है तो सबसे एफिशिएंट आदमी पैसा बनाता है। तो जब कोई सेक्टर मैच्योर हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उसमें वही रूटीन वाली ग्रोथ होगी, है ना। अच्छा, एक वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि समय का मैं छोटे आईटी छूट जाएगा हमारा। मनीष जी, आईटी पे क्या व्यू है आपका? आपने आईटी बहुत पहले एक बार बताया कि बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर आपने कहा नहीं अब हट जाना चाहिए, इस वक्त कैसा लग रहा है? और भारतीय आईटी कंपनियों में क्यों तेजी आ रही है? अमेरिका में तो कुछ बदला ही नहीं है। अच्छा, जनरल बायस नीरज मेरा थोड़ा सा डिफेंसिव है और मैं कैश कॉल पसंद नहीं करता हूँ। सो बेसिकली कहाँ हाइड कर सकते हो, तो बिकॉज एक आईटी जनरली एक ग्लोबल सिक्लिकल ट्रेड होता है, बट बिकॉज इस बार कोविड की वजह से आईटी का सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस पहले ही हो गया, फिर ले ऑफ्स हुए, तो इवन इफ ग्लोबल सिक्लिकली स्लो डाउन हो तो भी शायद आईटी का स्लो डाउन, बिकॉज वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, तो वो नहीं होगा। तो एक मेरे ख्याल से इंडियन आईटी रिलेटिवली सेफर बेट रहेगा अगर आपको डिफेंसिव खेलना है तो। एंड जनरली बेटा रिड्यूस करने के लिए मेरे ख्याल से ये बिजनेस ठीक करेगा पोर्टफोलियो में। दूसरा ऑफ कोर्स, अगर जो एआई लेड कहीं प्रोडक्टिविटी गेन्स इंडिया के अंदर कहीं आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन उसका इंडियन आईटी में होगा, क्योंकि अगर वो 10x 20x इंजीनियर्स का थीम अगर प्ले आउट होता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मेरे ख्याल से ये बड़े आईटी फर्म्स है इंडिया में उनको मिलेगा। और तीसरा, अगर अगला 6-18 महीनों के अंदर एक यूएस सब्सटेंशियल स्लो डाउन या रिसेशन आता है और करेंसी डिप्रिशिएट होती है, तो उसमें भी, बिकॉज मैं जनरली डॉलर फॉर्म के अंदर ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ अपने रिटर्न्स को, तो वहां पे भी मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा अगर अपनी करेंसी वीकन होती है एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक डिसेंट बेट है आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में आईटी भी। तो आईटी एक सेफर बेट है बीटा कम करने के लिए, ये यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। और रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं क्या? बहुत नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वही सेम जो 1% 2% जो वैसे ही। गाइड करते हैं। और अगर मैं सिर्फ उस हिसाब से देखूं तो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड है, अभी भी 25-30 टाइम के मल्टीपल पे चल रहे हैं ऐसी कंपनी जो 2% का ग्रोथ दिखाने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता कि कोई क्यों ले उसको पोर्टफोलियो में। पता है आपको, मार्केट की पूरी कहानी यहीं पे है। हम लोग इतनी देर से जो चर्चा कर रहे हैं वो कहानी यहीं पे आगे रुकती है कि आईटी में एक्चुअली ग्रोथ नहीं बहुत दिख रही है। तो जैसे मनीष भी कह रहे थे कि आप थोड़ा सेफर बेट ले सकते हैं उसमें कि वो उतना गिरते भी नहीं है। यही है मार्केट असली, कि ग्रोथ नहीं, लेकिन मैं गिरूंगा क्यों, अच्छा हूँ मैं। तो पर जिसको मार्केट में लोग सेफ खेलने के लिए अब सेफ मतलब बेट आप- लेना आपको तो आईटी है। पर सेफ मतलब बेट तो का ये क्या पक्का लिया होगा, है ना, आईटी बेट। एक हमारे पास रहता है और रहता ही हमेशा इन्फोसिस रहता है। मतलब Yeah. ऐसा कोई बढ़िया सेक्टर नहीं जो मतलब जीवन ना रिटर्न हो। भी दिया है, नेट कैश बैलेंस शीट है, बायबैक रेगुलर करता रहता है। और अगर आप देखें ना आईटी में छोटी छोटी डील्स हो रही हैं, बड़ी डील्स नहीं हो रही हैं। हाँ। तो वही छोटी छोटी डील्स हो रही हैं, मार्जिन एक्रेटिव हैं, ठीक है। और 6 महीने में सबका मानना है कि यूएस सेटल हो जाएगा, देन प्रॉब्ली यू विल हैव सच मेगा डील्स व्हिच दे हैव बीन देयर। अभी क्या हो रहा है कि पहले बीएफएसआई काम करता था, अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अभी एनर्जी एंड यूटिलिटीज में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है उनको। कहीं ना कहीं थोड़ा सेक्टरल उनको भी कहीं ना कहीं ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, बट अभी भी आई थिंक इट इज स्टिल 6 मंथ्स अवे जब आपको ग्रोथ दिखना चालू होगा आईटी में। पेन तो थोड़ा सा था, है, और शायद रहेगा। थोड़ा सा रहेगा। तो ये आप कई मतलब 4-5 क्वार्टर से कह रहे हैं But कि देखिए, अगले 2 क्वार्टर में ठीक हो जाएगा। रिटर्न तो फिर भी आया ना, 20% ग्रोथ तो आपको फिर भी दिया ना स्टॉक प्राइस में। नंबर में ठीक है 1-2% होगा। अग्रवाल जी, आईटी क्या व्यू है आपका आईटी में? मुझे लग रहा है मिड कैप में क्या, मिड कैप वाले ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं क्या? See, अगर हम ओवरऑल लास्ट एक साल की रैली में देखेंगे तो अंडर परफॉर्मर आईटी सेक्टर रही हुई है, जहाँ पे स्टॉक्स जो है उतने कैचअप नहीं हुए। तो अब जो अगर आपने रैली देखी है तो मुझे लग रहा है वो कैचअप हो रहा है, क्योंकि आप वैल्यूएशन अगर को ढूंढ रहा है कि चलिए मुझे कहाँ पे वैल्यू प्ले करनी है, तो आईटी में आपको नेचुरली मिल रहा है। दूसरी पॉइंट आपका मैं वो एड्रेस करना चाहूँगा कि आपने राइटली कहा कि भाई चलिए आपकी ग्रोथ नहीं आ रही फिर भी मार्केट नीचे क्यों नहीं ला रहा है उसको। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो अर्निंग्स आ रही है वो तो कम से कम आप मेंटेन करो, बॉटम लाइन तो आप मेंटेन करो। ये तो हुआ नहीं कि लास्ट ईयर से कम प्रॉफिट हो गया आपका। सो प्रॉफिटेबिलिटी जब तक आप मेंटेन कर रहे हो तो वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मेरी वैल्यूएशन भी फिर मैं वहाँ पे स्टैंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अनलाइक एनी अदर सेक्टर जहाँ पे थीमेटिक होता है, वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, आईटी हमारे केस में सबसे बड़ी बैकबोन इंडिया की रही है। एंड कंसिस्टेंटली इसने जो है परफॉर्मेंस दी है, एंड विजिबिलिटी भी वहाँ पे हाईएस्ट मिल जाती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल्सो
इन टॉप नॉच रही है ये। सो उस तरह से देखा जाए तो जो सेफ्टी नेट जिसको बोलते हैं कि अगर कल को मुझे मार्केट में बने रहना है और फिर मुझे अगर अपना रिस्क को कम करना है तो मैं अपनी एलोकेशन फिर कहाँ करूँ, तो आईटी वो सेक्टर बन जाता है जहाँ पे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज यू नो कि वो सेक्टर के अंदर में हिस्टोरिकली बहुत बड़ी करेक्शन हमने कभी भी नहीं देखी है। एंड अगर आईटी में हमें ऐसी तेज़ी दिख रही है तो इसका मतलब ये भी है कि मार्केट में लोग कंसर्न है वैल्यूएशन को लेके, एंड जिनको कैश कॉल नहीं लेना है वो शायद चर्न कर रहे होंगे, एंड दैट इज द वे वेयर प्रॉब्ली वुड पीपल से कि आईटी में अभी टाइम करेक्शन हो चुका है, लेट अस जस्ट टेक द कॉल, इट्स ओके ग्रोथ नहीं आ रही बट मुझे बाकी कुछ सस्ता नहीं दिख रहा है तो मैं सेक्टर रोटेशन करूंगा, जो हमने भी अभी डिस्कस किया कि अगेन सेक्टर रोटेशन होती रहेगी। सो यही मुझे लग रहा है, ऐसे पर से मुझे ये नहीं लग रहा कि आईटी में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आने वाली है, और वो तो विजिबल है भी नहीं, मगर ये सारे जो कुछ फैक्टर्स और भी हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। नहीं, दैट्स यही तो ब्यूटी है। अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जैसे मनीष भी कह रहे हैं आप लोग कि अच्छा डाइवर्स व्यू होते तभी तो मार्केट चलता है। अब सब एक ही व्यू हो जाए मार्केट कैसे चलेगा? तो आप थोड़ा सा अपना मैनेज करें, तो बैंक में आईटी में आपने 20-25% कर रखा है, बाकी आप थोड़ा हाई ग्रोथ वाले बीटा में चले गए जहाँ पे रिस्क है लेकिन पैसा ही बन रहा है, तो ये कर सकते हैं। तो आइडिया ये था आज के इस शो को डिस्कशन करने का, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो उसको डिकोड करें। जो बात मनीष ने कही, सब ने कही, अग्रवाल जी ने कही कि आप थोड़ा थामा, मतलब दिमाग में रहे आपके कि आप बेलगाम नहीं होते जा रहे हैं। तो ये शो सिर्फ आपको उस जगह आके एक बार हिला देता है कि भाई थोड़ा सा होश में रहिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से जाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरीका था इस शो के ज़रिए संभालने के लिए। डिस्क्लेमर ज़रूर देखिएगा, रिलायंस की चर्चा यहाँ पर डिटेल में हुई है और सारे स्टॉक्स की हुई है, तो आप कोई भी अपनी व्यू लें तो किसी और से आप ज़रूर राय लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो आप देख रहे हैं इसकी ओनरशिप रिलायंस के पास है, या बाकी जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सारे स्टॉक्स आप किसी और से पूछे तभी एक्शन लीजिएगा। तो इस हफ्ते के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीकेंड एंजॉय करिए, और मैं तो मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखूंगा और अगले हफ्ते उस पर बातचीत भी करूंगा इसी शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।